नमस्कार। प्रस्तुत है शेखर एक जीवनी उपन्यास का 10वां भाग। 9वें भाग की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ। और मैं नया हूँ, अपूर्व हूँ, मेरे जीवन का एक क्षण भी पहले कभी नहीं हुआ। मैं एक नई वस्तु हूँ, एक नई प्रतिज्ञा हूँ जिसे भविष्य पूरा करेगा। एक शिक्षा हूँ जो भविष्य के लिए रह जाएगी। ये 9वां भाग का अंश। चलिए 10वां भाग पे आते हैं। नित्यता क्षणों की ही है, पर क्षण भंगुर है। मैं भी हूँ, मुझ में जो कुछ नूतनता है उसे मुझे इसी क्षण में कह डालना है, क्योंकि वह भविष्य की वस्तु है। मैं उसे कहे बिना रुक नहीं सकता, और सोचने का समय नहीं, क्षण का अस्तित्व कितना। कह डालूं अंतः कथा को, बहा डालूं अंतर वेदना को, बिखेर दूं अंतः ज्वाला को, लुटा दूं आंतरिक अनुभूतियों को, दान कर जाऊं अपनी अंतः शक्ति की चिर संचित शिक्षाओं को, अपने अंतःकरण के उन्माद को। चला जाऊं, थका हूं, सो जाऊं, पर पहले इस एकमात्र अपने रहस्य को कह जाऊं जो निर्वंश विकास की मेरे नाम और मेरे निर्वंश विकास के नाम वसीयत है। अपनी विद्रोह शक्ति की, अपने विल टू रिवॉल्यूशन की गाथा मौन में। कैसी कैसी स्मृतियाँ और एक कभी तोरे आज करेचे उतला, झंकार मुखरा एई भुवन मुलखला, अलचित चरणेर अकारण अवारण चला, नाड़ीते तोर चंचलेर सुनी पध्वनि, वक्ष तोर उठे रनरनी। नो ही जाने केऊ रखते तोर उठे आज समुद्रेर उठेऊ, कांपे आज अरण्येर व्याकुलता। मने आज पड़े से ही कथा, युगे युगे ये सिचे। चलिया स्खलिया चुपे चुपे, रूपहा ते रूपे, प्राणहा ते प्राणे, निशीथे प्रभाते, जा किछु पेयेची हाते, ऐसेची करिया क्षयदान ते दाने, गान हते गाने कहूँगा। ज्यों ज्यों मैं अपने जीवन की कहानी को सोचता हूँ, उसकी एक एक बात को नाप तौल कर, उसकी विवेचना कर, एक विद्रोही के जीवन में उसके महत्व का विचार करता हूँ, त्यों त्यों उसके प्रति मेरा आदर भाव बढ़ता जाता है। इस जीवन में भी कुछ है, एक उत्ताप, एक ऊर्ध्वगामी दीप्ति, जो यदि विद्रोह की शक्ति नहीं तो विद्रोह शक्ति की उपासना सामर्थ्य अवश्य है। मुझे बहुत दिनों की बात याद आती है, कोई 10-1 बरस पूर्व की। तब मेरी आयु कोई 14 वर्ष की थी, शायद 15 की। तब मेरे अंदर सुलगता हुआ विद्रोह भाव उनके स्थानों पर भटक कर घर लौट आया था। मैं अपने घर के विरुद्ध ही विद्रोह का आयोजन किया करता, और अपनी विवशता पर और अपनी अकिंचनता पर दांत पीस कर रह जाता था। एक दिन ना जाने किस कारण मैंने घर छोड़ दिया। यह निर्णय मैंने कैसे किया, किन प्रेरणाओं से बाध्य होकर किया, मुझे याद नहीं, किंतु जिस भावना को लेकर मैं घर से निकला वह मुझे अभी याद है। मेरा अंतर उबल रहा है, मानो बाह्य दबाव को उठाकर फूट निकलेगा।
मैं एक आहत अभिमान को लिए सोच रहा हूँ कि क्या इतने बड़े संसार में मेरे लिए ठौर नहीं होगा। और मैं मुड़ मुड़ कर घर की ओर ऐसे देखता हूँ जैसे उसे भस्म कर डालूंगा। इस दर्प से और ऐसी आशा से भरा हुआ मैं घर से निकला हूँ। मेरी पूंजी क्या है? एक छोटा बिस्कुट का पैकेट, एक डबल रोटी और अपने साधारण वस्त्रों के अलावा एक पुराना ओवरकोट जिसकी जेब में ये दोनों वस्तुएं रखी हैं। मैं घर से घूमने निकला हूँ और एक पहाड़ी पर खड़ा सोच रहा हूँ किधर चलूँ, कहाँ जाऊँ। ये भावना अभी नहीं जागी, क्योंकि यह तो मुझे सूझा ही नहीं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जाने को ठौर ही ना हो। मैं बाध्य होकर किसी एक स्थान को नहीं जा रहा हूँ। मैं तो अनेक गमनीय दिशाओं में से स्वेच्छापूर्वक एक चुन रहा हूँ। मेरे पांव एक ओर चल पड़े, मैं उनकी प्रेरणा पर चलता रहा। पहले 7-8 मील तक तो मुझे स्वयं नहीं ज्ञात हुआ कि किधर जा रहा हूँ। मेरा ध्यान ही इधर नहीं गया। वह अभी तक पीछे घर की ओर देख रहा था और कुढ़ रहा था, पर 10-1 मील आकर वह मेरे ध्यान के लिए भी बहुत दूर रह गया। तब उसने पथ की ओर देखा और पथ के आगे की ओर मुझे सूचित किया कि वह मुझे एक जलप्रपात की ओर ले रहा है, जिसको मैंने मानचित्र में और कल्पना में कई बार देखा है। मैं आजीवन ना लौटने का निश्चय करके घर से निकला हूँ, किंतु यह तो विचार किया नहीं कि आजीवन इसी बिस्कुट के पैकेट पर और एक डबल रोटी पर गुजर करना है। और धूप बहुत निकल आई है और भूख बहुत लगी है। मुझे पहला ही झरना जो मिला, मैंने उसी के किनारे कपड़े उतार कर रखे और उसमें लेट गया। और जब शरीर कुछ ठंडा हुआ, तब मैंने जल में ही औंधे होकर बिस्कुटों को पानी में भिगो कर खाना आरंभ किया। इसी प्रकार अपनी आधी पूंजी उसी समय समाप्त करके मैं फिर स्वप्न देखने लगा उस समय का, जब किसी को भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा, चाहे घर में चाहे बाहर। मैं पानी से बाहर निकला और कुछ देर सुस्ताने के लिए कपड़े पहनकर और डबल रोटी सिरहाने रख कर लेट गया। जब नींद खुली तब दिन ढल रहा था। मैं घबरा कर उठा और जल्दी जल्दी चलने लगा, मानो कहीं जाना ही हो। चलते चलते अंधेरा हो गया, तारे निकल आए। मैंने देखा मैं कहवे के एक बागान में होकर जा रहा हूँ, पर जिस जलप्रपात की ओर जा रहा हूँ उसका कहीं चिन्ह भी नहीं है। मैं मील भर और चला, अभी बागान समाप्त नहीं हुआ था। एक छोटे से झरने के पास पहुंचकर मैंने सोचा कि यहीं पड़ाव करना चाहिए, और साथ ही याद आया कि मेरे पास एक डबल रोटी भी है। पूंजी समाप्त हुई। मैंने ओवरकोट भूमि पर बिछाया और कॉफी के वृक्ष की एक उभरी हुई जड़ का तकिया बनाकर झिंगुरों का शोर सुनते हुए सोने की चेष्टा करने लगा। पता नहीं शोर पहले बंद हुआ या मैं पहले सो गया, पर आधी रात में कहीं मेरी आंख खुली। मेरा शरीर ठिठुर गया था। मैंने कोट को निकाल कर ओढ़ लिया और सोने की चेष्टा करने लगा। झिंगुर चुप थे। मैंने सुना कहीं दूर पर समुद्र सा गंभीर शब्द हो रहा है। यह जलप्रपात का शब्द था। कोट ओढ़ लेने से ठंड और अधिक लगने लगी। तब मैंने उसे आधा बिछाया और आधा ओढ़ा, और इस विभाजन को पूरा रखने की निरंतर चेष्टा में किसी तरह सवेरे कर दिया। जब जलप्रपात का दृश्य मुझे दूर ही से दिखा, तब मैं सड़क पर ही बैठ गया और बहुत देर तक
उसे देखा किया। सोचता रहा कि जीवन ऐसा होना चाहिए, शुभ्र, स्वच्छ, संगीतपूर्ण, अरुद्ध, निरंतर, सचेष्ट और प्रगतिशील, घर बार के बंधनों से मुक्त और सदा विद्रोही। फिर धीरे धीरे उठकर उसके नीचे चला गया। उस दिन भर में मैंने ना जाने कितनी बार उस प्रपात का फेनिल पानी पिया, क्योंकि पानी से भूख मिटती तो नहीं, और जितनी बार मुझे भूख की याद आती पानी पी लेता। वह रात मैंने जलप्रपात के नीचे ही बिताई, एक चिकनी और समतल और दिन भर धूप से तपी हुई चट्टान खोजकर उस पर सो रहा। और जब रात में किसी समय वह चट्टान मुझे धोखा देकर ठंडी हो गई, तब फिर मैंने उस बूढ़े ओवरकोट को खींच तान कर लंबा करने की चेष्टा में सवेरा कर दिया। सवेरा हो जाने के बाद भी मैं उठा नहीं, सिकुड़ कर पड़ा ही रहा, जब तक कि धूप ने आकर मेरे अकड़े हुए शरीर में एक स्निग्ध गरमाई नहीं फैला दी। उस समय तक मेरा वह क्रोध मिट चुका था, उफान शांत हो गया था। मैं एक विचारपूर्ण मुद्रा में उस समय प्रपात को देख रहा था और उसके जीवन में एक शून्यत्व पा रहा था। सोच रहा था कि इसकी परिवर्तनशीलता में एक प्रगूढ़ एक स्वरता है, इसकी निश्चिंत उन्मुक्तता में एक परवशता, एक भूखापन, और बार बार पानी पी पी कर अपने को अपने से छिपाए जा रहा था। दोपहर तक वह विचारशीलता भी चली गई। मुझ में एक ग्लानि उत्पन्न हुई, एक झुंझलाहट सी। वह उस भावना से बहुत कुछ मिलती जुलती थी जिससे प्रेरित होकर मैं घर से चला था, किंतु यह आज मुझे घर की ओर प्रेरित कर रही थी। और इसी के साथ शेखर एक जीवनी का यह 10वां भाग यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे फिर अगले 11वें भाग को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।